नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। टीकाकरण अभियान के बीच कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। संक्रमण के चलते हालात एक बार फिर से बेकाबू होते दिख रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 24,492 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस महामारी से कल 131 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद से अब तक 1,58,856 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 2,23,432 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 1.96% है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि मरीजों की ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट आई है। इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब 78.41% नए मामले इन पांचों राज्यों से ही हैं। भारत में कुल 77% एक्टिव मरीज महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा भी उन 10 राज्यों में शामिल है जहां पे कोरोना संक्रमण बढ़ा है। अब बढ़ते केस के बीच में सरकार अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ताजा हालात पर राज्यों से अपडेट लेंगे तो टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी वो दे सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि वैक्सीनेशन के बीच आखिर संक्रमण बढ़ने के कारण क्या है, क्योंकि यह समझना और जानना बहुत जरूरी है आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल आज का यही है कि क्या लापरवाही के चलते कोरोना के ये आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और आज इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा में जाएं, उससे पहले आइए आपको वो 10 राज्य दिखाते हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर कोरोना संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है। दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां पर कोरोना की जो गति है वो तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। तीसरे नंबर पर फिर कर्नाटक, जहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। चौथे नंबर पर इसमें गुजरात है, यहां भी कोरोना के केसेस में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां पर कोरोना के केसेस में इजाफा है। ऐसे ही छठे नंबर पर फिर मध्य प्रदेश है, जहां पर कोरोना का ग्राफ विगत दिनों बढ़ा है। सातवें नंबर पर तमिलनाडु है, यहां पर भी कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है। आठवें नंबर पर इसमें हरियाणा आता है, यानी कि टॉप 10 के अंदर आठवें नंबर पर हरियाणा है, जहां पर आंकड़े बढ़े हैं। 9वें नंबर पर इसमें दिल्ली है, दिल्ली में भी आंकड़े अचानक से देखा जा रहा है कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कोरोना की जो रफ्तार है वो इन राज्यों में लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और ये वो 10 प्रदेश हैं जिनको हमने आपको दिखाया सिलसिलेवार ढंग से कि किस तरीके से एक के बाद एक आप देख रहे थे कि इन प्रदेशों के अंदर सर्वाधिक संख्या में जो नए केसेस हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब सवाल इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब वैक्सीनेशन एक तरफ चल रहा है और वैक्सीनेशन के चरण में ही कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है। लेकिन आखिर ये संक्रमण जो बढ़ रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ लापरवाही की वजह से ये आंकड़े अचानक से बढ़ते हुए दिख रहे हैं या इसके कुछ और कारण हैं? क्योंकि लगातार जहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा था, अब उन इलाकों में भी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर भी जो केसेस हैं वो आइडेंटिफाई होने शुरू हो चुके हैं। तो अब कुल मिलाकर के कोरोना को लेकर के हालांकि प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। वैक्सीनेशन के चरण के दौरान भी लगातार एहतियात बरतने की अपील लगातार प्रशासन ने आम जनता से की है। प्रधानमंत्री से लेकर के स्थानीय प्रशासन तक हर एक आपसे मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग, और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीएमओ हैं पलवल के। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता जी आपका भी। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, आपसे ही मैं आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताएं और हम लोग भी ये समझना चाह रहे हैं कि जो ग्राफ अचानक से गिरा हुआ था, जो कमी हम लोग देख रहे थे, ऐसा क्या हुआ है कि ये अचानक से हम लोग देख रहे हैं कि ये बढ़ता हुआ दिख रहा है? और जब टॉप 10 का जिक्र हो रहा है तो उसमें हरियाणा भी 8वें नंबर पर है जहां केसेस बढ़े हैं। वजह क्या है? मैं कहना चाहूंगा कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण
एक तो इस प्रकार की बीमारी है जिसके बारे में बहुत सटीक तरीके से कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी पूरा 1 साल हो गया है हमें ये कोविड के साथ में एक्सपीरियंस करते हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सीजनल फ्लक्चुएशन है, जो मौसम खासतौर से जिस मौसम में सीजनल फ्लू ज्यादा होता है, जैसे ये चेंज ऑफ वेदर वाला टाइम हम कहते हैं कि सर्दी आने के समय पर और जाने के समय पर आमतौर से फ्लू हो जाता है, तो वही वेदर अब दोबारा से है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। एक ये कारण है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी कुछ लोगों में इस बात को लेकर कैजुअलनेस आ गई है कि कोई बात नहीं, अब तो चला गया है, क्योंकि धीरे धीरे करके स्कूल भी खुलने लगे हैं और जनजीवन ऑलमोस्ट सामान्य तरीके से चल रहा है। तो लोगों ने इस बात को भी बहुत कैजुअल तरीके से लेना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि केसेस धीरे धीरे आ रहे हैं। टूरिज्म भी इसका एक कारण है कि ट्रैवलिंग और टूरिज्म भी धीरे धीरे करके लोगों ने में बढ़ने लगा है समाज के अंदर। तो यह भी एक मुख्य कारण मुझे लगता है कि केसेस दोबारा से आने लगे। डॉक्टर मनीषा जी, मैं ये चीज़ थोड़ा सा आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि अचानक से हम लोग देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। अभी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी ने बताया कि थोड़ा सा कैजुअल हो गए हैं लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि जो संजीदगी पहले थी वो अब धीरे धीरे कम हुई है। क्या एक यही बहुत बड़ा कारण है या कुछ और भी कारण है जो मिलजुल करके काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि ये जो केसेस हैं वो अचानक से बड़ी तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं जो कि कम हो रहे थे? क्या सिर्फ यही वजह है? देखिए, जो कोविड है उसमें मेन जो कॉज है वो एक्सपोनेंशियल राइज है। बीच में केसेस कंट्रोल हुए बिकॉज स्ट्रिक्ट हमने प्रिकॉशंस लिए, मास्किंग था। बट सिंस आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे कि लोग बहुत लीनियंट हो गए हैं, तो कैजुअल वो है ना, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग बैक टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। बट उन सब में से ना हमें ये समझना है कि जो कोविड है उसमें अगर 5 लोग भी इन्फेक्ट होंगे तो वो एक्सपोनेंशियल राइज होगा। तो अभी तक जो कंट्रोल था, क्योंकि हमने वो चेन ब्रेक कर दी, नाउ दी चेन हैज अगेन स्टार्टेड, तो वो राइज को कंट्रोल करना अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं तो उनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है कि हाँ वैक्सीनेट हो गए हैं तो अब नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन सिर्फ सिवियरिटी को प्रिवेंट कर रही है। प्लस वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के भी 14 डेज बाद वैक्सीनेशन का इफेक्ट आता है। तो जो लोगों को ये फील आ रही है कि हम वैक्सीनेट हो गए हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा या स्प्रेड नहीं होगा, प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द कॉज। ब्रह्मदीप जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि पलवल का जिक्र हो रहा है तो हम लोगों ने देखा था खासतौर से जिस समय कोरोना का पीक चल रहा था उस समय फरीदाबाद और पलवल, इन सारे इलाकों में बड़े चैलेंजेस थे। अभी चूंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं अपने स्तर पर, चूंकि आप मौजूद हैं वहां पर और आपको पता है बेहतर तरीके से कि क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है, ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इन सब के बीच में क्या कोई नए तरीके की रणनीति आप लोगों ने अपनाई है, या फिर जिस तरह से पहले से आप लोग इसको कंटेन कर रहे थे उसी वे में आप लोग चल रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा लोगों को और चाह रहे हैं कि अवेयर हो जाएं? एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं आप लोग पलवल के अंदर, थोड़ा सा ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे ब्रह्मदीप जी। अगर जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर पलवल जिले की बात करें तो हमारे पास इस समय पर एक्टिव केसेस 3 हैं, लेकिन ये समझ लेना कि सिर्फ 3 एक्टिव केसेस हैं और तीनों होम आइसोलेशन में हैं और अभी सुरक्षित हैं। लेकिन इतना समझ लेने से हम हाथ से हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जितने भी केसेस हैं उनका सोर्स आइडेंटिफाई लगातार किया जाता है और उनके कॉन्टेक्ट को भी ट्रेस किया जाता है कि वो किन किन लोगों से मिले, जैसा लास्ट पूरा ईयर किया वही इस समय भी किया जा रहा है। दूसरी रणनीति जो जिससे मुख्य काम किया जा रहा है वो है कि बहुत फास्ट स्पीड से वैक्सीनेशन कर देना ताकि लोग सुरक्षित हो पाए। और तीसरी बात है जागरूकता कैंपेन, जिसमें हम लगातार इस पे वर्क कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर। और चौथी बात है जो मास्क वाला पार्ट है, बीच के अंदर कुछ टाइम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि मास्क लगाना कोई जरूरी बात नहीं है, तो मास्क की एनफोर्समेंट दोबारा से उसी तरीके से की जा रही है। चलिए, इस बीच कुछ पॉलिटिकल मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय भी मैं करवा देता हूं, फिर चर्चा में और आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता जी हमको ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। निकिता अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। निकिता अरोड़ा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रंजीता जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि अभी हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे थे, ब्रह्मदीप जी भी हैं, सीएमओ हैं, और मनीषा मेहंदी रत्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही डॉक्टर्स की तरफ से इस बात को कहा गया कि एक बहुत बड़ा कारण लापरवाही है, क्योंकि लोग बड़ा कैजुअल हो रहे हैं रंजीता जी, और इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा है।
ये जो कैजुअल हो रहे हैं लोग, इनको आप लोग कैसे दोबारा से बताएंगे और कैसे कहेंगे कि आप इन सारी चीज़ों को वैसे ही संजीदगी से फॉलो करिए जैसे आप लोग कर रहे थे? ये बड़ा चैलेंज है क्या रंजीता जी? रंजीता जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ। बहुत जल्दी से मैं निकिता जी आपके पास आ जाता हूं। वजह क्या समझ में आ रही निकिता जी, क्योंकि आंकड़े हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि 24 मार्च 2020 को 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 21 दिन की लड़ाई है केवल, और 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। बट आज 1 साल पूरा हो चुका है और कोविड के केसेस जो हैं वो अब बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके चलते प्रधानमंत्री अब यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये जो पूरा क्राइसिस है वो कब खत्म होगा। तो पहली बात, अगर प्रधानमंत्री ही ऐसे लूज स्टेटमेंट्स दे देते हैं कोविड की शुरुआत में ही, तो लोगों में जो है कि एक जो डर है या फिर एक कैजुअलनेस जो है वो वहीं से बन जाती है। तो और आज की डेट में अगर हम हरियाणा की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में लगभग 50% केसेस बढ़े हैं, और इसका जो एपिसेंटर पाया गया है वो करनाल कहा जाता है कि जो नया वेव आया है करनाल से आया है। सैनिक स्कूल में लगभग 83 बच्चे जो हैं संक्रमित हुए। फिर उसके अगले दिन हमें पता चला कि लगभग 91 और बच्चे जो हैं संक्रमित हुए। बट वही मैं कह रही हूँ कि जो लापरवाही है वो हम लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते, हमें एनफोर्समेंट में देखना चाहिए। पिछले 1 साल में अगर हम देखें कि हरियाणा में ही कितनी दफा उन्होंने बोला कि हम जो वीकेंड्स है उसको हम वीकेंड्स को लॉकडाउन रखेंगे या फिर कर्फ्यू टाइम रखेंगे, कोई भी चीज एनफोर्स नहीं हुई। नवंबर में जब एक सेकेंड वेव आया और पीक पे जा रहा था, तब बिना किसी वैज्ञानिक सूझबूझ के या किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर जब वो राइज पीक पे जा रहा था, उसके बावजूद जो हमारी सरकार है खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की, उन्होंने स्कूलों को खोल दिया। तो जब पीक में जा रहा है तो इसमें क्या कहते हैं लॉजिक है कि स्कूलों को खोल दिया जाए ऐसे समय में? आज भी यही हुआ है। अभी आपका जो है जो इस साल का जो करिकुलम है वो खत्म होने को है, फाइनल एग्जाम्स आने को है। आप थोड़ा और समय दे देते, जून जुलाई में वापस जब नया सेशन शुरू हो तब आप खोलते। तो आपको क्या जल्दी है कि स्कूलों को आपने इतनी जल्दी खोल दिया और स्कूल के बच्चे संक्रमित हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो क्या यहाँ पर प्रेशर गवर्नमेंट का क्या कहते हैं जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से आ रहा है? क्या उनके प्रेशर में आके ये काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से जो हमारे प्रदेश में जो हो रहा है वो जो केसेस राइज हो रहे हैं वो उसकी सीधी वजह यही है कि साइंटिफिक वे में जो है हमारी सरकार नहीं चल रही है। जो एनफोर्समेंट है वो भी बहुत ही पुअर है। आप मुझे देखिए कि आप वेडिंग सीजन था, वेडिंग सीजन में 500 लोग तक की गैदरिंग हो रही है, आपने क्यों अलाउ किया? और आप रोड पे भी देखिए, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट देखी थी ऑनलाइन जहां पर गुड़गांव के सदर बाजार में कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया गया। उनके मन में ये है कि कोरोना जैसी चीज है ही नहीं, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है केंद्र की और जो हमारे प्रदेश की, वो चलिए निकिता जी, कुल मिला के आप ये कह रही हैं कि जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही, इसलिए ये बढ़ रहा है। रंजीता जी जवाब दें इस बात का। आयुष, मैं ताज्जुब मानती हूँ कि विपक्ष को इस टॉपिक पे भी राजनीति करनी है। आज जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने कदम उठाए हैं और केंद्र की सरकार ने कदम उठाए हैं वो न केवल सराहनीय है बल्कि पूरे अगर देश की बात करते हैं तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है कि हमने इस महामारी को बड़े अच्छे से हैंडल किया। और जहां तक अभी केस बढ़ने की बात है, निश्चित तौर पे जो दोनों डॉक्टर्स ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही है कि हम लोगों ने अभी कैजुअल अप्रोच अपना ली है जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। और जहां तक बात है सरकार के काम की, सरकार ने उसी समय 1200 करोड़ रुपए का पैकेज उसी समय सहायता के लिए, लोगों की सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए उसी समय दे दिया था। और 16,20,000 परिवार जो हैं उनके खातों में 619 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता के रूप में लोगों को दिया गया था। उसके अलावा अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मेरे पास लंबी फेयर लिस्ट है जिसमें आपको मैं गिना सकती हूँ सरकार ने क्या क्या नहीं किया।
अब दिक्कत की बात क्या आ रही है कि जो 1 साल का समय हो चुका है और लोग आर्थिक जो स्थिति से जूझ रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो स्थिति को सामान्य करना चाहते हैं और दोबारा पटरी पर लौटना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो प्रिकॉशंस ना देकर उसको कैजुअल रूप में अपनाकर उसको अपना रहे हैं। और जहां तक स्कूल खुलने की बात है, स्कूल में सिर्फ बच्चों को 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनके सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं और बाकायदा उनका भी प्रिकॉशंस के साथ बड़ी डिस्टेंसेस पे बिठाकर उनको सैनिटाइजर यूज करवाकर मास्क बिठाकर उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं। बाकी जितनी भी छोटी क्लासेस हैं सबके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, सब लोग घर पे बैठकर ही एग्जाम दे रहे हैं। तो शायद निकिता जी या तो हरियाणा के अंदर रहती नहीं है या इनको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे भी दोनों हरियाणा के स्कूल में जाते हैं, दोनों 8वीं क्लास से छोटे हैं और दोनों के पेपर घर पर ही हुए हैं और घर पर बैठे हुए हैं। निकिता जी मेरी बात सुन लीजिए, जब आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी, जब मैं बोल दूं तो आप निकिता जी सुनिए, देखिए आज कोरोना के टॉपिक पर तो कम से कम मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज वाद विवाद नहीं होगा। ठीक है, आप कोई बात रखेंगे, कुछ कमी है तो मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से जवाब आ जाए, वाद विवाद ना हो। कम से कम कोरोना को लेकर के बहुत पॉलिटिकल इश्यूज है, हम लोग फिर चर्चा करेंगे, आप आराम से काउंटर करिएगा। जो गलती है आप उसको बताइए, उसका क्या काउंटर है मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, रंजीता जी कंप्लीट करें आप। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने निश्चित तौर पर न केवल उस समय जब भी जरूरत थी, स्कूलों को भी इन्होंने कोविड वार्ड के अंदर तब्दील करके सभी पेशेंट को बड़ी गंभीरता से हैंडल किया था। जो बता रहे हैं कि चेंज ऑफ सीजन के ऊपर थोड़े से आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर मैं फरवरी महीने की बात करती हूँ तो फरवरी महीने में 2,70,000 के करीब पॉजिटिव केसेस हमारे पास आ चुके थे 1 साल के अंदर, जिसमें से 2,66,000 लोग रिकवर भी कर चुके थे और मात्र जो एक्टिव केसेस थे वो 955 थे। और उससे जो कोरोना की जो रेशो है, जो मरने की डेथ प्रदेश की 5 केसेस है, जो डेथ केसेस के बारे में बता रही हूँ, तो निश्चित तौर पे सरकार, हरियाणा की सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रही थी। पर निश्चित तौर पे जो समय है, जो चेंज ऑफ सीजन का समय है, ये हमें इस समय तो आम जनता को भी जो है जुकाम खांसी की शिकायत आती है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है और शाम को ठंड हो जाती है, जिससे कि एक्सपोजर में प्रॉब्लम आती है। हम कपड़े दिन में कम पहनते हैं और शाम को कपड़ों की जरूरत ज्यादा होती है, वो एक्सपोजर ऊपर नीचे होने की वजह से हमें ये जुकाम और खांसी की दिक्कत आती है। और निश्चित तौर पे जो कोविड की वैक्सीनेशन है, जिसको 4 चरण के अंदर सरकार सभी जगह पे उपलब्ध करवा रही है, लोग उसके बाद भी लापरवाह हो रहे हैं कि हमें अब इंजेक्शन लग चुका है। चलिए, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ समस्या ऐसी हैं जिसको आप लोग अभी भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। अमनदीप जी, वजह क्या है? क्या सिर्फ लापरवाही, या फिर आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूशन का भी जो पार्ट है वहां पर भी कुछ नई रणनीति या कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत है, या वहां पे खामी है? क्या वजह है? जी आयुष जी, जैसे बहुत ही सम्मानित दोनों डॉक्टरों ने हमारे सामने साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण बताए हैं कि सीजनल फ्लू है और इस समय जो सीजन चेंज हो रहा है, उस समय ये वायरस और फ्लू का ज्यादा प्रकोप रहता है, वो पहले भी देखने को मिला और इसमें वाजिब, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वैज्ञानिक कारण है कि इस समय वो बढ़ने का कारण है। देखिए, हमारी चिंता यहाँ पर ये है कि वो बढ़ने का कारण जरूर एक सीजनल फ्लू है या और सारी प्रिकॉशंस में ढिलाई है, लेकिन जैसा कि आपने डिबेट के शुरू में ही बताया, हमारी चिंता का कारण ये होना चाहिए कि आज हम टॉप 10 राज्यों के अंदर आ रहे हैं और जैसे कि आपने टॉप 10 दिखाए, तो बाकी सभी राज्यों में मैं पढ़ता हूँ, सुनने को मिलता है अखबारों खबरों के माध्यम से कि कोई ना कोई सरकार निर्णय या कोई सख्त कदम उठा रही है। केवल मात्र हरियाणा प्रदेश है जहाँ की सरकार इसको अनदेखा कर रही है। ये एक चिंता का विषय है और हम ये नहीं कह रहे कि ये उनकी बहुत नालायकी है। हम विपक्ष होने के नाते उनको जगाना और चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप जागिए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण, आपने देखा होगा विधानसभा का सत्र चल रहा है या बाकी जगह पर, वो भी कोरोना की प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं आता। और ठीक है, लोगों के लिए इन्फोर्समेंट जो है बाकी जिलों के अंदर सब जगह, चाहे ड्राइविंग करते हुए सब लोग मास्क भी लगा रहे हैं और बहुत सारी जगह जा भी रहे हैं। लेकिन जब हम और चीजों की बात आते हैं, कोई सख्ताई की, वीकेंड ऑफ करने की या नाइट कर्फ्यू लगाने की या दुकानों का या बाजारों का समय कम करने की या स्कूलों के अंदर जैसा कि माहौल बना हुआ है कि जिस तरह से पंजाब ने भी अपने थोड़ा, मुझे लगता है कि जो परीक्षाएं हैं वो टाली हैं, लेकिन हरियाणा सरकार बिल्कुल भी इन सारी चीजों से अछूती नजर आ रही है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और मैं समझता हूं कि बड़ा ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वो इस जो आपदा के समय को फिर से अवसर में बदलना चाहती है सरकार।
दमनकारी नीतियां, दमनकारी कानून बनाने में व्यस्त है, जैसे कि कल और आज भी आपने विधानसभा के अंदर देखा। और मेरी बड़ी बहन रंजीता मेहता जी बड़ी वाकिफ है इस बीमारी से, कितनी खतरनाक बीमारी ये होती है। मैं आज भी याद करता हूँ, इन्होंने अखबारों में दिया कि किस तरह से बहुत बुरी हालत हरियाणा के अस्पतालों में हुई है। वो खबरें अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। और किस तरह से इन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के कोई भी प्रबंध नहीं, पंचकुला जैसे शहर के अंदर जिसको हम अपनी दूसरी राजधानी मानते हैं, उसके साथ हम एक तुलना करते हैं। तो देखिए, निश्चित से ये बहुत चिंता का विषय है जो हरियाणा सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारा छोटा सा राज्य है, मुझे नहीं लगता कि हमें उन टॉप 10 राज्यों के अंदर आना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ अपनी स्थिति लानी चाहिए। हम उससे बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री भी इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा सतर्क और काम करने वाले स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन अभी आयुष जी, दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये कहूंगा कि पिछले 1-2 महीने से जब से केसेस बढ़ रहे हैं, हमें कोई भी ऐसा डिसीजन जो है हरियाणा सरकार का देखने को नहीं। चलिए, ये आपने बड़ी बात कही है। ये डिसीजन क्या ले रहे हैं ये अपने स्तर पर, ये मैं रंजीता जी से पूछ लूंगा, रंजीता जी बताएंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, मुझे एक चीज बताएं, एक तो नए स्ट्रेन का भी यहां पर जिक्र हुआ, क्या नए स्ट्रेन के कोई केसेस आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं या अभी तक आप लोगों की जानकारी, आप कोई जानकारी अगर दे सकें? दूसरा ये कि क्या ये जो नया ग्राफ हम लोग देख रहे हैं बढ़ता हुआ, ये नए चैलेंजेस को बढ़ा रहा है या पुराने तरीके से इसको कंटेन कर सकते हैं? लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं बस। चलिए डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आपकी भी ऑडियो मुझ तक नहीं आ पा रही है। मैं मनीषा जी आपके पास आ जाता हूं। मनीषा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या जो नया स्ट्रेन है या फिर ये जो नए तरीके से ग्राफ बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं, क्या ये नए चैलेंजेस की तरह है या पुरानी तरीके से इसको हम लोग कंटेन कर सकते हैं? देखिए, जो अभी जो नया स्ट्रेन आ रहा है, इसको हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं है चेक करना, बिकॉज नए स्ट्रेन को प्रूव करने के लिए हमें जीनोमिक स्टडी चाहिए होती है, नया RT-PCR टेस्ट चाहिए होता है। तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सेम मेजर्स लेने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हम अब वो एब्सोल्यूट लॉकडाउन नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन। इतना हमने देखा कि उससे कितनी जिंदगी रुक गई। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाएं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं, रादर देन हम इस डिबेट को ले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब तो हम इस स्टेज पे हैं कि हर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो और इस स्टेज तक सबको पता है कि क्या चीज करे जिससे कि हम इसके स्प्रेड को रोक सके। तो आई थिंक हर इंडिविजुअल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए भी, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो सेम मेजर्स लेगा, बिकॉज ट्रेन कोई भी हो, ट्रेन से हमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि क्या उस पर दवा असर करेगी, क्या वो रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, क्या उससे जान जाने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं। बट ट्रेन से हमारे जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो सेम रहते हैं। तो अगर हम उन प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ भी प्रोसीड करेंगे तो हम उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं डॉक्टर मेहंदी रत्ता जी, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि नया स्ट्रेन अगर ज्यादा तेजी से फैलता है तो क्या ये नए चैलेंजेस को लेकर के आता है? क्योंकि फिर तो और बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है तो उसको और कैसे बेहतर तरीके से कंटेन करें? क्या वहां पर कुछ पॉलिसी चेंज होती है या फिर उसी तरीके से, क्योंकि लोगों को तो आखिर अवेयर होना है, ये तो बड़ी बेसिक बात है। मेहंदी रत्ता जी, देखते हुए ये बहुत कम टाइम हुआ है और कोई भी चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए उसमें एफर्ट एक्स्ट्रा लगता है कि हमें इसमें क्या टेस्ट और से ये पता चलेगा कि ये नया स्ट्रेन है। प्रैक्टिकली जो अभी तक कहीं बाकी कंट्रीज से कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि ये स्ट्रेन कंपैरेटिवली ज्यादा फैलता है, बट प्रिकॉशंस आज भी वही रहेंगी। कुछ स्टडीज ने ये भी बताया है कि ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, डेथ रेट कंपैरेटिवली कम है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो हमारे हेल्थ पे क्या असर दिखा रहा है, प्रिकॉशन सेम ही रहेंगे। अगर हम उसी प्रिकॉशंस के साथ भी प्रोसीड करेंगे तो हम इस पे अच्छा कंट्रोल पा पाएंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, मुझे एक चीज थोड़ा सा और समझाइए कि जिस वक्त कोरोना की एंट्री हुई उस वक्त तो ना तो कोई हम लोगों के पास कोई मैकेनिज्म था, अब तो एक डेवलप हो गया है, लोगों को भी पता हो गया है, अवेयर हो गए, वो बात अलग है, लोग थोड़ा सा टेक इट इजी ले रहे हैं या कैजुअल हो रहे हैं, लेकिन अब सारा मैकेनिज्म भी है, सारी व्यवस्थाएं भी ऑलमोस्ट हैं कि हाँ इसको हमको कैसे रोकना है, वो पूरा प्लान है।
क्या चैलेंजेस अभी नए आप देख पा रहे हैं नए स्ट्रेन की वजह से, या आपको लग रहा है कि बस थोड़ी सी अवेयरनेस, या अगर हम पुराने पैटर्न पर इसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना शुरू करें तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम नहीं है? ब्रह्मदीप जी। जी, मैं समझता हूँ कि जो पुराने पैटर्न पे अगर हम काम करते हैं तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन हम उसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। जैसा पिछले साल में किया वैसे ही इस साल भी कर सकते हैं। नए स्ट्रेन हो या पुरानी स्ट्रेन हो, चैलेंजेस ऑलमोस्ट सेम है और वही मेथोडोलॉजी काम कर सकती है। और जो नए हमारे पास इस टाइम पे जो हमारे आर्मामेंटोरियम में नई चीज है वो है वैक्सीन। और मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन पे बहुत तेज स्पीड से काम हो रहा है। जैसे हरियाणा में कल ही लगभग 1,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो लेकिन इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप जो सीनियर सिटीजन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो लोग खुद सामने आए और स्टेप बाय स्टेप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन एडिक्वेट मात्रा में उपलब्ध है और ये एक जनता की भागीदारी का कार्यक्रम है जिसके अंदर सब लोग अपने आप से जागरूक होके ये वैक्सीन लगवाएंगे तो ये पिछले साल से हमारी स्थिति इस साल और बेहतर हो पाएगी। निकिता जी, मुझे बताइए, चूंकि अभी आप आरोप लगा रही थी कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से काम कर नहीं रही है, एग्जीक्यूशन के पार्ट में इनकी समस्या है, तो मुझे ये बताइए कि भाई ये जो हम लोग अभी टॉप 10 दिखा रहे थे, हालांकि कोरोना अब तो लोग अपने आप अवेयर नहीं होंगे तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर हम लोग देख रहे थे पंजाब है, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, सरकार वहां पर आपकी है। अगर आप पॉलिटिकली इसको आप ब्लेम गेम की तरीके से कहेंगी तो वहां पर आपकी सरकार क्यों एग्जीक्यूट नहीं करा पा रही है? हरियाणा में तो आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, दोनों जगह वही चीज तो लागू होगी ना, एप्लीकेबल तो आपको वैसे ही करना है उन स्टेट में भी। बिल्कुल, मैं तो उसमें कोई दो राह नहीं है और उसमें कोई आप गलत नहीं कह रहे हो। पर जहां तक महाराष्ट्र की बात हम करें, महाराष्ट्र एक बहुत ही स्पेशल स्टेट है जहां से अगर आप देखें, अगर आप पीछे पिछले साल का मैपिंग करें तो आपको पता चलेगा कि जो मिडिल ईस्ट से जो ट्रैवलर्स आए, जो संक्रमित ट्रैवलर्स आए, वो बहुत ही ज्यादा तादाद में थे और वो महाराष्ट्र और केरला में सबसे ज्यादा जो हैं वो आए हैं, लैंड किए हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो है। बट जहां तक आई थिंक मेजर्स की बात करें तो आई थिंक कभी भी ना तो महाराष्ट्र ने ना पंजाब ने कभी अंडर रिपोर्ट नहीं किया, टेस्टिंग हमेशा जारी रखी। आप धारावी का केस ले लीजिए, WHO ने तो क्लियरली ये बात बोली कि सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल वर्ल्ड में जहां पर बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कोरोना को स्प्रेड होने से बचाया है, वो धारावी एक केस स्टडी बन गया है। तो वो किस लिए है? क्योंकि ईमानदारी से वहां की जो सरकार है उन्होंने कदम उठाए, कोई टेस्टिंग बहुत जल्दी से करी, उन्होंने कभी भी टेस्टिंग में कोई कमी नहीं दिखाई। तो ये चीज तो फिर हरियाणा में भी एप्लीकेबल होगी। अगर टॉप 10 के अंदर आप ये कहें कि छोटा स्टेट होने के बावजूद अगर हरियाणा 8वें पायदान पर है तो ये भी बड़े ट्रांसपेरेंट हैं फिर तो वही मैं कह रही हूँ कि ये अगर कर रहे हैं टेस्टिंग, ये अगर आंकड़े रख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं इनके एग्जीक्यूशन के पार्ट में प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र को मैं एक्सेप्शनल भी मान लेता हूं कि चलिए ठीक है, हमारी आर्थिक राजधानी है, बहुत तरीके की चीजें हैं वहां पर, लेकिन मुझे बताइए छत्तीसगढ़ का क्या लेना देना है? बट मैं आपको ये छत्तीसगढ़ भी तो है ना उसी के अंदर शामिल। हरियाणा के अगर पिछले साल की अगर आप देखें जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया, काफी रिपोर्ट्स ने हमें ये संकेत दिया कि हरियाणा में टेस्टिंग सफिशिएंटली नहीं हो रही है। यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन सही से नहीं चले हैं। तीसरी बात, यहाँ पे एनफोर्समेंट बहुत बुरी तरीके से हुई है। चौथी बात, स्कूलों को जिस तरीके से इन्होंने नवंबर में खोल दिए, बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना उनका एक ये क्या कहते हैं प्रस्ताव था और उसमें हमने देखा कि स्पाइक हुआ है, पीक पे है, आप स्कूलों को खोल रहे हैं। तो कहाँ की रंजीता जी जवाब दीजिए। वही रंजीता जी, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगी। ठीक है, निकिता जी ऐड करेंगे। आपने मुझे मौका नहीं दिया रंजीता जी को काउंटर करने का पिछली बार, तो मैं उसका सिर्फ एक ही काउंटर देना चाहती हूँ कि शायद रंजीता जी अपनी खुद की जो सरकार है उनके जो डिसीजंस हैं उनको लेके उनको जानकारी नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं तो फरवरी 24 को स्कूल खोल दिए गए थे 3 से 5वीं क्लास के, और मार्च 1 को स्टैंडर्ड के क्लास आप खोल के देख लीजिए ना। तो आप अखबार पढ़ती हैं ना रंजीता जी, अखबार पढ़ती हैं और ना ही आप अपनी खुद की सरकार की डिसीजन को आप जानती हैं। आप गुमराह रंजीता जी, यहाँ पर हमारे लोगों का, हमारे प्रदेश के लोगों का, हमारे प्रदेश के बच्चों की जान का सवाल है। चलिए निकिता जी, मुझे लगता है कि आपने उनको जवाब दे दिया। अब ठीक है रंजीता जी, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। जो सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर
जो बहुत सवाल ही यहाँ पर उठ रहे हैं कि irresponsible है। एग्जीक्यूशन के पार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, और नई रणनीति क्या बनाई है, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा बहुत बड़ा आप लोगों ने स्टेप लिया नहीं है जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। आयुष, सबसे पहले तो मैं इस बात से हैरान हूँ कि मेरे खुद के बच्चे 3rd और 6th में पढ़ते हैं और वो एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं। ये आंकड़े कहाँ से उठा के बोल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात की बात है कि राज्य में अब सुन लीजिए निकिता जी, आप सुनिए, निकिता जी आप सुनिए, ठीक है निकिता जी, देखिए हो गया, काउंटर हो गया, काउंटर हो गया आपका। मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, अब जवाब हो जाए, अब जवाब हो जाए। रंजीता जी मेरी आयुष बात सुनिए। कोविड-19 वैक्सीन में राज्य के अंदर अगर बात करते हैं, अगर पूरे देश में बात करते हैं, तो राज्य के अंदर 3रा स्थान है हरियाणा का। हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फरवरी महीने तक हम 26 लाख कोरोना के टेस्ट ऑलरेडी करवा चुके थे। जो ये कह रहे हैं एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रदेश के अंदर कोल्ड चेन थी जो उचित मात्रा में नहीं थी, जिसको लेकर कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तर की वैक्सीन कोल्ड जो स्टोर बनाया गया, ताकि वहां पर हिसार, गुरुग्राम, रोहतक में जो जितनी भी वैक्सीन रिक्वायर्ड है वहां पे ही मेन सेंटर से सप्लाई हो सके। और 22 के 22 जिलों के अंदर इनके स्टोर्स बनाए गए ताकि लोगों को वैक्सीन प्राप्त होने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और 649 जो है कोल्ड चेन जो है पाइपलाइन में हमने ऑलरेडी तैयार कर ली है, जो कि अगले 15 से 20 दिनों में हम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा हमने 22 जो है इंसुलेटेड वैक्सीन वैन बनाई है ताकि गांव-गांव में जाके लोगों को वैक्सीन दे सके, किसी भी एक इंसान को वैक्सीनेशन के लिए दिक्कत ना आए। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, ये क्या बात करते हैं स्कूल की, उसके अलावा अगर अच्छा होता जो मेरे विपक्ष वाले बैठे हैं वो इस बात का भी निरादर करते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन पिछले 3 महीने से एक्सटेंडेड हो रखा है, आज उनको उठवाने के लिए तो आप जाकर उनका समर्थन करते हैं, वहां पर आप जाकर बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करते हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैलता? आज बता दीजिए आंकड़े दे दीजिए आज यही तो मैं बता रही हूँ। अगर आपको क्या एश्योरेंस है कि वहाँ पर जो लोग ट्रैवल करके वापस गांव के अंदर आते हैं उससे कोरोना नहीं फैलता, या वहाँ पे वो इंफेक्शन नहीं लेकर आते? अगर आप कहते हैं कि जो वो एरिया है वो वैक्सीन फ्री है, जो वो वाला एरिया है वो वहाँ पर कोविड-19 नहीं है, और जो आपका वाला एरिया है जहाँ पर बच्चे स्कूल में चलिए ठीक है, एक सेकंड रंजीता जी अभी ठीक है, अभी हाल के आंकड़ों पर आते हैं। रंजीता जी देखिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप मत करिए, मैंने पहले भी आप लोगों को टोका। देखिए आज कोरोना के मामले में कम से कम आरोप प्रत्यारोप ना करें, ठीक है, कुछ गलत है सही है उसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। रंजीता जी मुझे बताइए, क्योंकि अमनदीप जी ने एक बड़ी बात कही, वो ये कह रहे थे कि अभी जो नए केसेस या जो नया ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर के अभी फौरी तौर पर या फिर लॉन्ग टर्म में भी आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है, वो थोड़ा ये समझना चाह रहे हैं, उसको बताइए। ठीक है, पुराना आप लोगों ने जो किया उस पर हम लोग डिस्कशन पहले भी बहुत कर चुके हैं। रंजीता जी अभी क्या करने वाले, क्योंकि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। आयुष, इन आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो एहतियात है, जो स्ट्रिक्टनेस है, वो हमें दोबारा से बढ़ानी पड़ेगी, या हमें नाइट कर्फ्यू शुरू करने पड़ेंगे, या हमें वीकेंड्स को ऑफ करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑलरेडी प्रपोजल बनाकर जा चुका है और जल्दी ही उसका अप्रूवल आ जाएगा। और उसके अलावा जहां पर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, 954 डॉक्टर हमने ऑलरेडी नए अपॉइंट कर चुके हैं, और पाइपलाइन में और 1000 के करीब डॉक्टर्स जो है हम नए रिक्रूट करने जा रहे हैं, ताकि इसकी समस्या का समाधान हो सके और लोगों को प्रॉपर समय पर इलाज मिल सके। और राज्य स्तर पर हमने हेल्पलाइन नंबर जो कोरोना का जारी किया हुआ है, ताकि किसी भी इंसान को प्रॉब्लम ना आए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है इमीडिएटली उनकी हेल्प के लिए वहां पर जो है हेल्पलाइन और एम्बुलेंस जो है जाकर उनके टेस्ट के लिए और या उनके इलाज के लिए उपलब्ध है। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या आम जनता का ये फर्ज नहीं है कि हम लोग उसी तरीके से कॉपरेट करें, और अगर एक एक घर में हम अपनी जिम्मेदारी ये बनाएं कि हम अपने घर में एक्स्ट्रा गेस्ट को ना आने दें, और हम जब घर से बाहर जाएं हम भी मास्क पहन के जाएं। रंजीता जी जो बात आप कह रहे हैं वो तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि देखिए इसमें कोई पॉलिटिकल होना नहीं चाहिए, हालांकि लोग ही अगर अवेयर होने के लिए ना तैयार हो तो फिर भाई बड़ी दिक्कत की बात है, और यही आप लोग को मैनेज करना है, इसीलिए जनता ने चुना भी आप लोगों को है। अमनदीप जी जो बात आप कह रहे थे, रंजीता जी उसका जवाब दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो मेजर्स उठाए जा रहे हैं ये काफी हैं, या आपके स्तर पर आपको लगता है कुछ और होना चाहिए? आयुष जी, मेरे को लगता है कि रंजीता जी जल्दबाजी में उत्तेजित होकर कुछ बोली, प्रपोजल दे दिया है, अप्रूव होना है, वो किसको दिया है, किससे अप्रूव होना है? जब मुख्यमंत्री स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, मंत्रिमंडल स्वयं डिसीजन ले सकता है, किसने प्रपोजल दिया किसको नहीं। खैर मैं उस विषय पे भी ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो दो आपत्तिजनक चीजें रंजीता जी को नहीं बोलनी चाहिए थी कि पहला उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को जाकर वहां से उठवाइए, वहां पर कोरोना फैल रहा है। तो अगर कोरोना फैल रहा है और वो सोनीपत के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, हरियाणा की जो सीमाओं के अंदर बैठे हुए हैं,
तो वो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर वहाँ कोरोना फैल रहा है, सरकार की नाकाबिलियत है वहाँ पे अगर कोरोना फैल रहा है। जब उनको सरकार उठाने की बात करती है तब तो आप ये कहते हैं आप उठाने की बात कर रही हैं, समर्थन में है किसान वहाँ पर बैठे रहे, और जब सरकार उसके सोल्यूशन की बात करती है तो आप लोग घर में रैलियां करते हैं, क्या उससे छोटे नहीं होता? आज 4 लाख मजदूर बाहर जा चुके थे, सरकार एक तरफ विधानसभा में कहती है कि सहूलतें दे रहे हैं, हम उनको 4 लाख सुविधाएं दे रहे मजदूर यहाँ से हैं, जा आप कह चुके रही थे, है कि धीरे धीरे वो भी उठाना चाहती है। शुरू हो गए। ये सरकार का बयान है, रंजीता मेहता का बयान है, पहले आप इंजेक्शन कैरी करके हरियाणा की तो नहीं सरकार का बयान है या रंजीता मेहता का? ये सरकार का बयान है रंजीता मेहता। सरकार विधानसभा में कह रही है कि हम उनको सहूलतें दे रहे हैं वहाँ पर, और रंजीता मेहता कह रही है हम उनको उठाना चाहते हैं। ये क्या बात कर रही है? कुछ तो ऑथेंटिसिटी, कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए, कुछ तो तर्क होना चाहिए इनकी बातों में। ये कैसे बात कर रही है रंजीता मेहता? तो क्या गारंटी आ रही है कि वहाँ पर बॉर्डर से बैठकर तो जो लोग वापस गांव में जाते हैं या गांव से तो आप चेक कराइए ना, आपकी नाकाबिलियत है, आपकी नाकामी है। अगर टेस्टिंग नहीं हो रही तो आपकी नाकामी है, और किसकी नाकामी है? किसानों को कोई टेस्टिंग किट दी है? क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के? आपकी नाकामी है, सरासर नाकामी है सरकार की। अगर कोरोना केस, चलिए रंजीता जी और अमनदीप जी, मुझे लगता है फिर किसान वाले मुद्दे पर हम लोग बहस करते रह जाएंगे, कोरोना पर रहते हैं थोड़ा सा। मैं किसान वाले मुद्दे पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। रंजीता जी कह रही हैं कि किसान आंदोलन से कोरोना फैल रहा है, वो गांव में आ रहे हैं, तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, किसानों की नाकामी है? सरकार कह रही है कि वहाँ पर सहूलतें दे रहे हैं हम विधानसभा में, उनको जन सुविधाएं दे रहे हैं, और रंजीता मेहता जी कह रही है कि हम उनको उठाना चाहते हैं वहाँ से। ये कैसे बयानबाजी कर रही है? जो उनको ये कह रहे हैं इनके बयानों से हमें आपत्ति है और हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए टीवी पर बैठ करके। तभी तो किसान आंदोलन लोग भड़क रहे हैं। कैसे बयानबाजी कर रही है? किसकी नाकामी है? अगर कोरोना फैल रहा है तो किसकी नाकामी है? वो क्यों टेस्टिंग नहीं हो रही? अगर वहां से आके गांव से कोरोना फैल रहा है तो क्यों टेस्टिंग करवाई सरकार ने? 26 लाख से ज्यादा टेस्ट ऑलरेडी हरियाणा की सरकार कर चुकी है। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि नाकामी है? आप कैसे कह रही हैं कि भाई वो फैल रहा है वहाँ से? नाकामी तो आप लोगों की है कि आप बताइए ना कैसे फैल रहा है वहाँ से? ठीक है भाई, देखिए किसान आंदोलन से थोड़ा सा बाहर आ जाएं आप लोग, प्लीज थोड़ा सा किसान आंदोलन से बाहर आ जाएं। हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे किसान आंदोलन पर, हम लोग डेली चर्चा करते हैं। आज स्पेसिफिक कोरोना पर रहते हैं थोड़ा सा। अमनदीप जी मुझे बताइए, क्या आपको क्या कमी क्या लग रही है? मैं चाह रहा हूं कि कमी का जिक्र होना ताकि उसका मैं जवाब ले लूं। क्या होना चाहिए, सरकार क्या नहीं कर रही है? मैं आपको वही बता रहा हूँ आयुष जी कि मैं किसान आंदोलन में बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। मैं तो रंजीता जी देखिए दो जवाब दे रही है। ये कह रही है कि किसानों से कोरोना फैल रहा है और जब टेस्ट करते हैं तो कोई पॉजिटिव मिला नहीं है, तो भाई कैसे फैल रहा है? और अगर फैल रहा है तो अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे, तो ये मैं किसान आंदोलन के ऊपर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो इनसे सवाल कर रहा था कि ये कह रही है कि प्रपोजल आपने पूछा, कोई टेक्निकल आप मुझे बताइए कि कहाँ पर प्रपोजल किसने दिया, कौन सी सरकार को दिया और किससे अप्रूवल आनी है? पूछिए इनसे। कोई आप ये कह रहे हैं ना कि मुझसे जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ कमी लग रही है। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि किया क्या है, वो बता दीजिए। कमी तो तब निकालूंगा मैं जब कुछ किया हो। चलिए आप, मैं कमी तो तब बताऊंगा भाई। चलिए ठीक है। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, क्योंकि नया चैलेंज है, ठीक है, पुरानी तरीके से ही इसको कंटेन करने की कोशिश है, लेकिन इस नए चैलेंज के बीच में क्या मेजर्स आप लोगों के द्वारा या किस तरीके से इसको रोकने का प्लान बनाया आप लोगों ने? ठीक है रंजीता जी, ठीक है, मैं डॉक्टर से थोड़े सवाल ले लेता हूँ, ये पॉलिटिक्स होती रहेगी यहाँ पर। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, प्लान क्या है? मैं बताना चाहता हूँ, आज ही की नई गतिविधि है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ से निर्देश आया है कि डिप्टी कमिश्नर, एसपी पुलिस एंड सीएमओ की कमेटी बनाई गई है, जो कि इस बात पे ध्यान रखेगी कि कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर गैदरिंग ज्यादा है और उस पर इस बात को ध्यान दिया जाए पूरे प्रदेश स्तर पर कि कहीं किसी गैदरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का या कोविड बिहेवियर का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोला जाता है, मास्क का पूरा प्रयोग करना और सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना, इन सब चीजों को ध्यान रखने के बारे में एक समिति बनाई गई है जो कल से ही सभी जिलों में कार्य करना शुरू कर देगी। तो नई एक तो ये चीज है। दूसरा, वैक्सीन, मैं आपको बता रहा था कि वैक्सीन लगातार जारी है और वैक्सीनेशन एक प्रभावी तरीका है जिसे हम अगर सब लोग अपना लेते हैं तो कोरोना से बच सकते हैं। और तीसरी बात यह कि सभी लोगों को, सरकार की बात करें तो सरकार से प्रयास कर रही है, लेकिन साथ में कहना चाहूंगा कि आम जन को भी भागीदार होने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल भी अगर हमने कोरोना को भगाया था तो सब लोगों ने मिलकर ही भगाया था
और इस बार भी वही सेम हम टीम के तौर पर काम करें तो इस बार भी और प्रभावी तरीके से हम कोरोना को हरा पाएंगे। डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता जी, क्या कोरोना की वैक्सीन आने की वजह से भी लग रहा है कि लोग बड़ा टेक इट इजी हो रहे हैं या कैजुअली ले रहे हैं कि उनको लग रहा है अब तो वैक्सीन आ गई, हम वैक्सीन लगवाएंगे उसके बाद हमें कहाँ कोरोना होना है? क्या ये एक बहुत बड़ा कारण आपको दिख रहा है और इसको लेकर के भी अवेयर करने की जरूरत है कि वैक्सीन तो है लेकिन आपको अपने आप को बचाना भी जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो ये हमारा सीजन है, फ्लू सीजन, इसमें नॉर्मली भी जो लोग होते हैं उनको फ्लू होता है। उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर ऐसा होता है कि कोई भी वायरस काफी टाइम तक हवा में रहता है और इसीलिए ज्यादा स्प्रेड होता है। तो हमें इस अवेयरनेस को भी फैलाना है कि आप हर फ्लू को कोविड ही सस्पेक्ट करो, जो हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं और अब हम लीनियंट हो गए हैं। तो जो भी फ्लू है उसको ये सोच कर नहीं कि जुकाम खांसी हो सकता है सिंपल चेंजिंग सीजन का, हमें हर फ्लू को कोविड ही सस्पेक्ट करके उसको इन्वेस्टिगेट करवाना ही चाहिए। हमें टेस्ट और बढ़ाने चाहिए अगर हमें पेशेंट के चेन को ब्रेक करना है। दूसरा, यस, वैक्सीनेशन से मैंने जैसे बोला कि पेशेंट को सबको ये फील आ रही है कि हमें कोविड नहीं होना, तो इस मामले में भी हमें अवेयरनेस चाहिए कि जो कोविड है वो वैक्सीनेशन सिर्फ उसको 60 to 70% प्रिवेंट करती है और वो भी सिवियरिटी को करती है। कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है और वो उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वैक्सीन लगने के बाद वो अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो बहुत सीरियस नहीं होगा। तो ये लेना कि हमें हो नहीं सकता, ये गलत है। हमें इस ओपिनियन, इस व्यू को चेंज करना है। प्लस वैक्सीनेशन का इफेक्ट जैसे बात की, वो 2 इंजेक्शन लगने के, जो कि 28 दिन है, उन दोनों इंजेक्शन लगने के भी 14 दिन के बाद शुरू होता है। लेकिन लोगों में ये है कि एक वैक्सीन शॉट लगवा के भी वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली वो और ज्यादा स्प्रेड होगा। तो एज एन इंडिविजुअल हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें स्प्रेड नहीं करना है, प्लस वैक्सीनेशन के लिए हमें मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करना है और जो चीजें हैं वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इजी करना है और कॉमन मैन के लिए कन्वीनियंट भी करना है। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, चूंकि आप लोग जगह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए नए तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोग करते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब सरकार के स्तर से भी थोड़ी सी जो सख्ती है वो बरतने की आवश्यकता है या सख्ती थोड़ी सी बढ़ाई जाए? कुछ चीजों को ऐसा है जिसको चेक एंड बैलेंस करा जाए, क्योंकि दोनों तरीके से अब देखना है। एक तरफ तो हमको ये भी देखना है कि जो हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो भी चलती रहे, लेकिन लोगों का जो जीवन है वो भी सेफ रहे। चलिए, ब्रह्मदीप जी तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेहंदी रत्ता जी, आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है सरकार के स्तर से? डेफिनेटली, क्योंकि अगर लोग इतने लीनियंट होंगे तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, बट कंप्लीट लॉकडाउन इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है। तो बेटर आइडिया है कि स्मॉल कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, रैपिड टेस्टिंग की जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन केसेस को वहीं लिमिट करा जाए। द होल पर्पस जो हमें इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का होता है वो चेन ब्रेक करने का है। चेन ब्रेक करने में हमें पेशेंट जो पॉजिटिव हैं उनको अच्छे से क्वारंटीन, आइसोलेट करना है ताकि वो आगे ट्रांसमिट ना करें। तो इसमें गवर्नमेंट का 2 तरफ से रोल है कि एक तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है बिकॉज पीपल आर गेटिंग लीनियंट, लोग अब उतनी सावधानी नहीं बरत रहे। दूसरा, मेडिकल सपोर्ट और ज्यादा अच्छे से करनी है, पेशेंट की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अच्छे से करनी है। ये 2 मेजर्स के साथ आई थिंक जैसे हम पहले कंट्रोल कर पाए थे, दोबारा से ये सब एफर्ट लगेगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, नए चैलेंज क्या आप लोगों के सामने आ रहे हैं? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने इन सारी स्थितियों को देखा, उसको आप लोगों ने कंट्रोल भी किया और यही नतीजा था कि हम लोगों ने देखा कि केसेस बहुत कम हो गए थे, कहीं कहीं पर तो 0 तक भी हो गया था। तो क्या नए चैलेंजेस, अब ये जो नया ग्राफ बढ़ रहा है वो आप लोगों के सामने है? और दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि ऊपर से भी थोड़ा सा सख्ती बरतने की जरूरत है? क्योंकि लोग जब तक उनके ऊपर सख्ती ना हो तब तक भी वो थोड़ा समझने को तैयार होते नहीं है। क्या शासन के स्तर पर भी सख्ती होनी चाहिए और नए चैलेंजेस क्या हैं? ब्रह्मदीप जी। जी, मैं कहना चाहूँ चैलेंजेस इसको लेकर है कि जैसे लोगों में ट्रैवलिंग बढ़ी है, तो टूरिज्म की वजह से लोग एक नई जगह पे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, जो लगभग 1 साल से रुका था, वो टूरिज्म की वजह से करने लगे हैं। ये एक नया चैलेंज, गेट टुगेदर चैलेंज है कि और शादी फंक्शन के अंदर भी गैदरिंग बढ़ने लगी है, तो ये भी एक प्रशासन के लिए नया चैलेंज है। गैदरिंग के अंदर बिहेवियर को, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट कर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और तीसरी बात, ये भी एक मिथ्या जो जैसे अभी मेरे साथी डॉक्टर बता रहे थे कि एक मिथ्या होना कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है तो मुझे दोबारा नहीं हो सकता, ये भी एक चैलेंज है।
इस बात को भी जानना जरूरी है। हमारी टीम हमेशा वैक्सीन के बाद में ये बताती है कि 28 दिन के बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा और अभी इम्यूनिटी आने में कुछ समय लगेगा, और इम्यूनिटी आती भी है तो ऐसा नहीं कि हम अपना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रोक दें, हम उसके बावजूद भी लगातार अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के रखना जरूरी है। आप देखेंगे कि छोटा छोटा आने लगा है, बीच में लोगों ने मिलाना बंद कर दिया था। से मैं देखता हूँ कोई गले मिलता है, कोई आता है, तो दोबारा करना चाहूंगा कि अगर कहीं सलाम और से काम चल सकता है तो वहीं से काम करें, और दोबारा से हाथ मिलाने वाला प्रचलन से लगाए से कोविड करने का खतरा बढ़ सकता है। छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये समस्या को हैंडल करना आसान हो जाएगा। पिछले साल जो हमारा ये रहा लगातार की कांटेक्ट ट्रेसिंग लगातार करना, क्वारंटीन करना, आइसोलेट करना, यही सेम इस साल भी अच्छे से करने की आवश्यकता है। ये बड़े कॉमन से शब्द लगने लगे हैं कि ऐसा करने से किया है, लेकिन ये टाइम टेस्टेड है। हम यही सेम स्ट्रेटजी को अच्छे से चलते हैं तो जरूर सफल हो सकते हैं। डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता जी, कुछ अगर आप भी कहना चाहती हो दर्शकों से, खास तौर से चूंकि आप लोगों की बात को थोड़ा गंभीरता से लोग, और एक दो डॉक्टर हैं आप लोग, तो लोग समझना भी चाहते हैं एग्जैक्टली अपने आप को अभी कैसे हम लोगों को सेफ रखना है, क्योंकि एक तो हम लोग देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, बहुत सारी बीमारियां इस समय भी हैं, जो बात आप कह रही थी, और दूसरा नया स्ट्रेन, इसकी भी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो लोग समझ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं पहले जैसी स्थिति हो जाए, तो एग्जैक्टली अभी करना क्या है लोगों को? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही है, रादर वी शुड अप्रिशिएट गवर्नमेंट एफर्ट, बट अब वो लेवल आ चुका है कि हम लोगों में पब्लिक में पूरी अवेयरनेस है, तो सिर्फ स्टेप्स लेने बाकी हैं, लीनियंट नहीं होना, चीजों की सिवेरिटी को समझना है, कैजुअल अप्रोच नहीं लेनी है, सेम प्रिवेंटिव मेजर्स अभी भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है, किसी भी नॉर्मल फ्लू को नॉर्मल कंसिडर नहीं करना जब तक कि हम उसमें कोविड को रूल आउट नहीं कर लेते। कोविड अगर डायग्नोज होता है तो अपने आप को अच्छे से आइसोलेट करना है, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी है, और जो लोग कोविड इन्फेक्टेड नहीं हैं और जिनके लिए वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है, उसको डेफिनेटली लगवाना है। साइड इफेक्ट्स, मिथ, जो इतनी वीडियोज हैं जो सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे ये लेके कि वैक्सीन से ये हुआ, देखो कोई भी वैक्सीन होती है, वायरल वैक्सीन, उसके हर इंजेक्शन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं। उसको एग्जैजरेट करके लोगों को डराना और वैक्सीनेशन ना करवाना, ये गलत एटीट्यूड है। रादर अगर गवर्नमेंट ने इतना कुछ करके हमारे लिए वो सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल की हैं, तो हमें उसको और ज्यादा यूज करना है ताकि वो पब्लिक और टोटल नेशनल लेवल पे हम काम करें। रंजीता जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अभी पंजाब और खासतौर से हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र, चूंकि इन दोनों ही जगहों पर केसेस बहुत तेजी से बढ़े, तो वहां पर कुछ नई गाइडलाइंस वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं। हरियाणा का भी चूंकि हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मौजूदा दौर को देखते हुए आपको लग रहा है कि अगर स्थिति इसी तरह से रहती है तो क्या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जा सकते हैं सरकार के स्तर पर? रंजीता जी, देखिए बिल्कुल लिए जाएंगे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन साइट्स जो पहले हमारे पास 160 थी, तो सरकार ने बढ़ाकर 700 कर दी है लोगों की सहूलियत के लिए। और उसके अगर बात करूं कि हम पर डे जो हमारी कैपेसिटी है, हम एक दिन में 5 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेट कर सकते हैं, और उसी दर से और उसी स्पीड से हम लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। पर निश्चित तौर पे जो डॉक्टर मनीषा ने अभी बात कही कि लोग इसको लगवाते हुए डर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत परेशानी सरकार को आ रही है कि लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि बुखार आना सामान्य है, पर कहीं ना कहीं लोग इस चीज को लेकर डर रहे हैं कि मैंने इंजेक्शन लगवाया, मुझे बुखार आया, तो दूसरे लोग रेसिस्ट कर रहे हैं कि हम उसको ना लगवाएं। पर जो अगर हम छोटे बच्चों को भी, जब जो छोटे थे उनको वैक्सीनेशन करवाते थे, तो उनको भी 1 या 2 दिन तक बुखार आता था, तो इसे घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है। हमारी वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, और जो इंडिया में उपलब्ध करवाई जा रही है और हरियाणा के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है, इससे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, इसे घबराने वाली जरूरत नहीं है। और इसी के चलते गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रोहतक में और पंचकुला में, करनाल में, हर जगह पे हमने प्लाज्मा सेंटर भी खोले हैं कि अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत आती है, किसी को प्लाज्मा की जरूरत है, तो तुरंत उसको दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से यही आग्रह है कि आप अभी भी प्रिकॉशंस रखिए, आप मास्क पहनिए, और अगर सरकार को स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ी तो निश्चित तौर पे सरकार स्ट्रिक्टनेस दोबारा से करेगी, और अगर कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पे कर्फ्यू भी लगाएगी। ठीक है रंजीता जी, अब आपकी इसी बात के साथ इस चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी उतनी ही है जितनी प्रशासन की है या फिर शासन की है, लेकिन जब तक हम और आप अपनी ही सहभागिता को नहीं समझेंगे तब तक इस कोरोना को हराना आसान नहीं है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।